हमारे देश में करीब 7 करोड़ लोग आदिवासी हैं, यानी इस धरती के मूल निवासी। इन 7 करोड़ आदिवासियों के 535 समुदाय पूरे देश में बिखरे हैं। संस्कृति के संदर्भ में देखा जाए तो ये समुदाय एक दूसरे से भिन्न हैं। पर एक चीज जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है वो है प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव। ये गहरा लगाव, ये अटूट रिश्ता उनकी कला और साहित्य में झलकता है। हजारों सालों से वे अपने आसपास को प्रकृति के सौंदर्य और रंग-बिरंगी छटाओं से सजाते चले आए हैं और उनका साहित्य मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। समय के साथ-साथ बदलाव स्वाभाविक है। अगर इस धरती पर कोई एक चीज स्थायी है तो वो है बदलाव। आदिवासी समुदाय भी परिवर्तन की इस तेज रफ्तार से अछूते नहीं रहे हैं। कुछ आदिवासी समुदायों ने तो बड़ी ही सहजता के साथ इसे अपना लिया है। जो आदिवासी चिंतक अपने समुदाय की सोच, अपने ज्ञान को मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते रहे हैं, वे अब अपने दुख दर्द, अपने मूल्य बोध, अपने वजूद, अपनी विशिष्टता और अपने जीवन बोध को लिपिबद्ध करने लगे हैं। चित्रकला के क्षेत्र में देखें तो उनके चित्र जो प्राकृतिक रंगों के माध्यम से दीवारों को सजाया करते थे, अब वे कागज और कैनवास पर आधुनिक रंगों के सहारे निखरने लगे हैं। इस बदलाव के संदर्भ में आज हम बात करते हैं गोंड चित्रकार, भील चित्रकार और साहित्यकारों से और जानने की कोशिश करते हैं कि साहित्य एवं चित्रकला में उनके मुख्य ध्यान बिंदु क्या रहे हैं। इग्नू में भील एवं गोंड आदिवासी समुदायों के साहित्यकार, गीतकार और चित्रकारों के साथ डॉक्टर आम्बेडकर चेयर द्वारा 3 दिन की संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां भील साहित्यकार वहारू सोनावणे, गीतकार दाम ठाकरे, भील चित्रकार भूरीबाई एवं गोंड चित्रकार आनंद सिंह श्याम एवं ननकुसिया श्याम आए। गेल आम्बेट ने इस बात का खंडन किया कि आदिवासी समुदाय पिछड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इन समुदायों में तकनीकी पिछड़ापन या सामाजिक या सांस्कृतिक पिछड़ापन नहीं है और इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है। वहारू सोनावणे महाराष्ट्र के जाने-माने भील साहित्यकार और कवि हैं, जो अपनी रचनाओं के माध्यम से आदिवासी अस्मिता को लिपिबद्ध कर रहे हैं। उस जमाने में कोई मानव किसी का शोषण नहीं करता था, किसी का दमन नहीं करता था, प्रेम विश्वास में अपनी जिंदगी जी रहा। अगर उसको खाना इकट्ठा करना हो, फल फूल इकट्ठा करना हो, तब भी वह समूह में जाता था और फल फूल इकट्ठा करता। और इतना ही नहीं, शिकार करना हो तब भी वो समूह में जाता था। किसी हिंसक प्राणी से अगर मुकाबला करना हो तो समूह में उसका मुकाबला करते थे। यानी उस जमाने में आदिवासी का सुख दुख
यह समूह जीवन में ही था। समुदाय के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते वहारू सोनावने ने जिंदगी को न सिर्फ गहराई से जाना बल्कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज भी उठाई। उनका कहना है कि आदिवासी साहित्य एक अलग पहचान के साथ अलग छोर पर है, क्योंकि उनका संघर्ष, उनका दुख दर्द भी अलग है। एक गीत के माध्यम से वे व्यक्त करते हैं। हे सातपुड़ा डोगू में दो वाड़े बोले, बादी दुनिया देखे रे ना। हे सातपुड़ा डोगू में दो वाड़े बोले, बादी दुनिया देखे रे ना। हे अंधारी कोठड़ी में दो वाड़े बोले, के डाल नहीं देखाए ना। हे अंधारी कोठड़ी में दो वाड़े बोले, के डाल नहीं देखाए ना। आदिवासी क्षेत्र जो प्राकृतिक और खनिज संपदा के अकूत भंडार हैं, उन पर औद्योगिक घरानों, व्यापारियों और ठेकेदारों ने वन कानून और मानव अधिकारों की अनदेखी करके अपना नियंत्रण कायम कर लिया। आदिवासी मालिक से मजदूर बनते चले गए। जिन जंगलों को उन्होंने अपने प्रेम, परिश्रम और लगाव से सींचा और संजोया था, वे उनसे छीन लिए गए। नदियों के पानी तक पर अब उनका अधिकार नहीं रहा। उनके मासूम बच्चे भूख से तड़पते हैं, कुपोषित हैं, मगर प्रकृति के उपहारों, अपने जल, जंगल और जमीन के छिन जाने से वे मजबूर हैं। हम साहित्य लिखने वाले हैं, हम पेंटिंग करने वाले हैं, चित्रकार हैं, हम कलाकार हैं, नाटक में काम करने वाले कलाकार हैं। तो साहित्य लिखकर, ये पेंटिंग करके जीवन का कौन सी दिशा दिखाना चाहते हैं। हम साहित्य से भी और कलाकार से, पेंटिंग से भी और अपने चित्रकार इतिहास से भी जो मानवतावादी जीवन है, वह जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। निकालो रे बानाड़ा आहेरा। ऐसी गंभीर स्थिति में भी वे अपने मानवीय मूल्यों को अपने लोकगीतों और लोक कलाओं में संजो कर रखे हुए हैं। वगने वासेड़ा अमु आदिवासीरा, झाड़े अमरू पहाड़े अमरू, झाड़े अमरू पहाड़े अमरू, नदी अमरी पानी अमरू, वतने दारे अमु अधिकारीरा। कुर्र वगने वासेड़ा अमु आदिवासीरा। जब हम स्वतंत्रता के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें कहीं भी आदिवासियों का जिक्र नहीं मिलता, जबकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने ही आदिवासी क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर किए, अपना बलिदान दिया। महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेज चले जाओ ऐसा कह रहा था। यह सब लड़ रहे थे, सभी गांधी जी लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र तिलक और कोई बहुत लड़ रहे थे। तो फिर आदिवासी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने ही आदिवासी क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्योछावर किए। ये इतिहास उनकी कहानियों में, उनके लेखों में और उनके गीतों में संरक्षित है। आदिवासी समुदाय के लोगों का परिचय दूसरे समुदायों में प्रचलित कुछ रीति रिवाजों से होता है। उन्हें इनकी परिणति के बारे में जानकारी मिलती है तो कुछ कुप्रथाएं उन्हें हिलाकर रख देती हैं। ये दहेज की परंपरा होने की वजह से वह उनको आत्महत्या करना पड़ता है।
क्योंकि दहेज में ऐसी परंपरा है कि आज जो पुरोगामी आंदोलन करने वाले दहेज के खिलाफ में बोलते हैं हम दहेज नहीं लेंगे, ऐसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी आज भी ऐसी जागरूकता होने के बाद भी, कायदा होने के बाद भी दहेज लिया जाता है। अगर किसी का पिताजी गरीब होगा, दहेज में कबूल किया हुआ पैसा नहीं दे सका, तो इससे उसका सास, ससुराल, देवर ये बहुत कोसते हैं, बहुत उनको पीड़ा देते हैं, और पीड़ा देने के बाद में वह लड़की को, उस वधू को दूसरा कोई पर्याय नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं रहता मरने के सिवाय। वह जहर पी लेते हैं, मर जाते हैं, वो गले में फांस लगा देते हैं, मर जाते हैं। यानी उसके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता है कि वो जिंदा रहे। वो तो आदिवासी में वैसा नहीं है। आदिवासी में जो शादी होती है, हम मराठी में नेवरदेव बोलते हैं, तो ये नेवरदेव, आदिवासी में ऐसी संकल्पनाएं है नहीं, पति को देव मानना, नेवरदेव, यानी जो दूल्हा होता है उसको मराठी में उधर नेवरदेव बोलते। नेवरदेव यानी अगर दूल्हा को देव माना तो उसके पैर पड़ो, अगर पति लाद भी मारे तब भी देव मान के उसको सहन करो, ऐसे उसमें संकल्पना है। आदिवासी में पति को देव नहीं मानती, तो क्या मानती? जीवन का साथी मानती है, सुख दुख में जीवन का साथी मानती है। किसी आदिवासी दुल्हा ने या उनके सास ससुराल ने उसको तकलीफ देने लगे, उसको त्रास देने लगे, तो वह आदिवासी लड़की बेजार हो गई और अभी आत्महत्या कर लूं, ऐसा नहीं करती है। वो कहती है अरे फुट, वो कहते हैं फुट, तेरे जैसे 17 है। अगर किसी का पति पिटता हो तो वो कहती है फुट, चले जा। आदिवासी अपने समाज से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। उनकी कला, कहानियों, नृत्य, संगीत, चित्र एवं मूर्तियों में उनकी परंपराओं, विश्वासों और अनुष्ठानों में जीवन के प्रति एक गहरा अनुराग दिखाई देता है। हजारों सालों से आदिवासियों का शोषण होता आया, उनकी उपेक्षा हुई, उनके समुदायों पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते आए, पर आदिवासी अपने होने के अनुभव, अपने अस्तित्व के अनुभव और अपनी मौलिक पहचान से कभी भी जुदा नहीं हुए। हमला आखतर आखत आदिवासी, हमला आखतर आखत आदिवासी, हमना संसारला दुर्तीज कुत्र भूकत, हमना संसारला दुर्तीज कुत्र भूकत, हमला आखतर आखत आदिवासी। गोजरे देखवा हमना झालर वाला, फाटी तुटी ना आतडे बाहेर, हमला आखतर आखत आदिवासी। आदिवासी साहित्य एवं कला अपने समाज से गहराई से जुड़ी है, पर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था उनके बच्चों को अपनी संस्कृति से दूर कर रही है। इस विषय पर जिन चिंतकों ने पहले ही मनन किया था, उनमें प्रमुख हैं ब्रिटिश लेखक एल्विन और जे स्वामीनाथन, कलाकार एवं चिंतक। जे स्वामीनाथन आदिवासी कला से खूब प्रभावित थे। उन्हीं के प्रोत्साहन से कई भील एवं गोंडों ने चित्र बनाना शुरू किया, जिसके कारण उनकी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति से रूबरू होने लगी। भूरीबाई
मध्य प्रदेश की जानी मानी भील चित्रकार, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अहिल्या सम्मान एवं शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैंने ये 5 साल से उम्र से ही मेरी अपने घर की दीवारों पे पहली बार, जैसे पहले तो रंग कलर ये सब कोई समझता नहीं था, ना मिलता था। मैंने आपके हाथ से ही कलर से हाथ के कलर ही बना लिए मैंने। तो अपने हाथों के ही कलर बनाए हुए वही कलर से मैंने अपने घर की दीवारों को या शादी में या त्यौहार में अपने दिमाग से ही मैंने अपना ही कलर, अपनी ही कला भीतर से अंदर बाहर निकाली। थोड़ा सा हाँ, ये माँ ने मेरे ने थोड़ा सा साथ ये दिया था, बोले बेटा अपने घर में शादी होने वाली है या त्यौहार आने वाला है, तो मिट्टी और गोबर लेके दीवारों को अच्छे से पोत लो, मतलब लिप लो। लिपने के बाद तुम्हारे मन सा चित्र बना लो जो अच्छा लगेगा। तो मैं तो बहुत पेड़ और पक्षी, उसे बहुत पता नहीं, बच्चों जैसे मेरे को खूब लाड़ प्यार आता है, तो उसको ज़्यादा ही करके मैं पेड़ पक्षी और घोड़ा, तो हमारा आदिवासी भील पिथौरा पेंटिंग में घोड़ा तो बनता ही बनता है। आदिवासी पेंटिंग की शुरुआत के बारे में बहुत सी धारणाएं अवधारणाएं हैं। आनंद सिंह श्याम प्रसिद्ध गोंड चित्रकार, जिन्हें मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने पुरस्कृत किया है, इस बारे में कहते हैं। एक अंग्रेज थे हमारे यहाँ, हमारे गांव में रुके थे, उनका नाम बेरियर एल्विन था। उन्होंने हमारे समाज के महिला से शादी किया था, तो उन्होंने बहुत सारा हम लोगों को काम सिखाया। और उस अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हमारे कुछ लोग, तीसरी पीढ़ी के लोग नौकरी में चले गए थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे गोंड राजाओं के और गोंड जो राजा थे उनके वंशज थे, उनके यहाँ दरवाजे होते थे। दरवाजे में वुड कट का काम जो करते थे, वो नक्काशी बनाने काम और कहानियों पर भी कुछ नक्काशी बना करके काम किया करते थे। तो दरवाजे जो हैं उसमें लकड़ी में काम होता था। हमारे यहाँ पर जितने भी जो राजाओं के यहाँ जो वो होता था नक्काशी का काम, वो काम भी शुरू हो गया था। उसमें हमारे पिताजी के साथ में कम से कम 10-12 महीने 3 पीढ़ी पहले की बात, दादाजी जो है हमारे उस समय काम वहाँ पर करते थे। और दादाजी के बाद पिताजी ने वुड का काम किया, ब्रॉन्ज का काम किया, लोहे का काम किया। भित्ति चित्र का जो ज़माना है वो अब क्या हुआ कि होटल और उसमें तक सिमट गया। तो हम लोगों ने अपने गाँव को सुंदर बनाने के लिए हम लोगों ने वहाँ फिर से भित्ति चित्र बनाना शुरू कर दिया और गाँव को सजाने का काम फ्री में अपने आप हम लोग करने लगे हैं। ननकुसिया श्याम जनगढ़ सिंह श्याम की पत्नी इन्हीं के प्रोत्साहन से एक चित्रकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। पेंटिंग मेरे पति ने शुरू किया है पाटनगढ़ से आने के बाद भोपाल में। स्वामीनाथन ने पेंटिंग अपने घर में मेरे पति को रख के पेंटिंग करवाए हैं। पूरे इंडिया में तो अब उसकी प्रदर्शनी लगाए हैं, देश विदेश में भी स्वामीनाथन ने भेजा है। मध्य प्रदेश के बहुत से कलाकारों ने जनगढ़ सिंह श्याम के प्रोत्साहन से एक्रेलिक कलर और पोस्टर कलर से पेंटिंग करना शुरू किया और आज देश भर में उनके पेंटिंग की चर्चा है। ये न सिर्फ देश भर में चर्चित हैं, बल्कि विदेशों में भी उनकी कला को सम्मानित किया जा रहा है। कला के माध्यम से उन्होंने जीवन की सच्चाई को सामने रखा है। गोंड और भील जनजाति हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाह रही थी। सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, उसके बाद भील। अब गोंड और भील जनजाति बहुत सालों से अपने दीवारों को सजाते आए हैं। जैसे उनके पास जो कलर्स, आसपास में जो फूलों से जो उनको कलर मिलता रहा, सारे नेचुरल कलर्स वो इस्तेमाल करके अपने दीवारों को वो सजाया करते थे। जीवन की ऊर्जा उन्हें कला और साहित्य से मिलती है। उनकी पेंटिंग प्रेरणा देती है दूसरों को। ज्यादातर पेंटिंग का विषय गांव है, पर कई कलाकारों ने शहर को भी छुआ है, शहरीकरण को अपनाया है, लेकिन अपने तरीके से। गोंड एवं भील चित्रकारों के चित्र देखने से अनेक भावनाएं उमड़कर सामने आती हैं। उनके चित्र एक तरह से अपने वजूद का विस्तार हैं।
प्रोफेशनल चित्रकार जब उनकी कला पर प्रश्न उठाते हैं, ये आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि कला उनके लिए प्रोफेशन नहीं, कला उनकी जिंदगी है, उनकी जीवंतता और उनकी ऊर्जा है। हमारी कला रहेंगी और किसी की कला पे हम ना असर डालें और ना किसी के मतलब बारे में हम कुछ बोलें। गोंड एवं भील चित्रकारों एवं साहित्यकारों में एक नई उमंग दिखाई दे रही है और उनके बच्चों में अपने संस्कृति के बारे में जो एक संकुचाहट, एक संकोच था, जिसकी जिम्मेदार है आधुनिक शिक्षा पद्धति, ये संकुचाहट, ये संकोच अब नहीं रहा। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीने की ताकत उन्हें उनकी कला और साहित्य ने ही प्रदान की, जिसके रिश्तों की जड़ें प्रकृति के साथ बहुत ही गहरी हैं। There are about 7 crore Adivasis or original inhabitants